हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ध्यानम क्लासेस। ध्यानम क्लासेस में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी आप सब पे कृपा बनाए रखे और आप सब की रक्षा करे। आज जो है हमारे क्रैश कोर्स का छठवां लेक्चर होने जा रहा है, छठवां सीरीज होने जा रहा है। जिन बच्चों ने इससे पहले के हमारे सीरीज को नहीं देखा है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं, ताकि आज का लेक्चर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की क्लास की शुरुआत करता हूँ। मेरा नाम है रवि रंजन और आप देख रहे हैं ध्यानम क्लासेस ऑनलाइन। तो चलिए आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 6 होने जा रहा है और इस सीरीज के अंतर्गत जो है हमारा चैप्टर है, हमारा टॉपिक है, वो है आपदा और सह अस्तित्व। आपदा और सह अस्तित्व है। और अस्तित्व के नाम से ही हमें क्लियर होता है वजूद। जो हमारे जीवन से वे सभी चीजें जो जुड़ी होती है, जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाती है, उन सभी चीजों को हम एक शब्द में कह सकते हैं वजूद या अस्तित्व कह सकते हैं। तो कहा जाता है आपदा के समय में हमें सबसे पहला अपना वजूद बचाना होता है, अपने अस्तित्व को बचाना होता है। और उसको बचाने के लिए हम जो जो उपाय करेंगे वो हमारे सह अस्तित्व के अंतर्गत जाएंगे। तो चलिए हम इसको समझते हैं किस तरह से हम अपने सह अस्तित्व को आपदा के समय में बचा सकते हैं। तो कहा जाता है प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सुखाड़, चक्रवात, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी, भूस्खलन, हिमस्खलन ईटीसी का होना स्वाभाविक है। जितने भी आपदाएं हैं उनका होना क्या है? स्वाभाविक है। और इसे रोका नहीं जा सकता है, जिस पे हमारा आपका नियंत्रण नहीं होता है, कंट्रोल नहीं होता है, इसको हम नहीं रोक सकते हैं। कहा जाता है इसके मुकाबले के लिए हमें सदा सदा तैयार रहना पड़ेगा। हम जब उसको रोक नहीं सकते हैं तो हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा, हमें तैयारी करनी पड़ेगी और आपदा पूर्व ही तैयारी करनी होगी। ऐसा नहीं कि आपदा आए तब हम उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं। हमें उससे पूर्व ही तैयारी करनी होती है, ताकि मतलब कम से कम क्षति हो और अधिक से अधिक जान माल को हम सुरक्षित बचा सके। हम तैयारी क्यों करते हैं? आपदा से बचने का मेरा तैयारी करने का सिंपल अर्थ है, साधारण अर्थ है कि हमें आपको होने वाली जो जान माल की क्षति है, संपदाय की क्षति है, उसको कम करना, उसके प्रभावों को कम करना होता है। यह कहा जाता है यदि सह अस्तित्व से संबंधित सभी बिंदुओं पर योजनाबद्ध तरीके से कार्य करेंगे तो इससे होने वाली क्षति, विनाशकारी प्रभाव कम से कम होगा। कहा जाता है यदि हम एक प्लानिंग के तहत काम करेंगे, एक योजनाबद्ध तरीके से हम काम करेंगे, तो इससे होने वाली क्षतियों को हम क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। ठीक है, आप जो है ये चीज समझ चुके होंगे। चलिए आगे क्या कहा जाता है उस बात को समझने का हम लोग कोशिश करते हैं। कहा जाता है सबसे पहला हम लोग लेंगे एग्जाम्पल में भूकंप। भूकंप के समय में हमें क्या तैयारी करनी होगी, क्या योजना बनाने होंगे, उन बातों को हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। कहा जाता है हम जानते हैं कि भूकंप एक बहुत बड़ी एवं अत्यंत विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है। भूकंप क्या है? बहुत बड़ी है और ये विनाशकारी प्राकृतिक आपदा होती है, जो कुछ क्षणों में ही मतलब जो इतना बर्बाद करती है कि इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। भूकंप क्या होती है? कुछ क्षणों के लिए आती है और सब चीज को बहा के लेके चली जाती है। तो ये कुछ क्षणों में ही सारी चीज बर्बाद करके चली जाती है, जिसकी हम लोग कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। अमेरिका और जापान जैसे देशों में अमेरिका और जापान जैसे देशों में भूकंप बराबर आते रहता है। कहा जाता है अमेरिका और जापान जो है कंट्री है, खासकर हम जापान की बात करेंगे, जापान में ये भूकंप बराबर आना जाना लगा ही रहता है। और आते हैं तो क्षण भर में वो विनाश करके सारे बिल्डिंग, सारे स्ट्रक्चर को वो तबाह करके चले जाते हैं। फिर भी भूकंप, फिर भी यहाँ भूकंप के अल्पकालीन आपदा के रूप में लिया जाता है। फिर भी क्या होता है, वहाँ लोग जो है इसे अल्पकालीन आपदा के रूप में लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो इतनी बार भूकंपों से झेल मतलब चुके होते हैं कि उन्हें हैबिट हो जाती है, उन्हें आदत हो जाती है। उन्हें पता होता है कि भूकंप की स्थिति में हमें क्या करनी होगी, कैसे अपने जान माल को बचाना होगा। तो वो उसको एक आदत हो जाती है, इसलिए वो लोग लाइटली लेते हैं, मतलब हल्के में लेते हैं, उसको अल्पकालीन आपदा के रूप में लिया जाता है। क्योंकि यहाँ के मकान भूकंप रोधी होते हैं। और उसने क्या किया, उससे बचाव करने के लिए उसने जितने भी मकान बनाए सारे के सारे भूकंप रोधी बनाए हैं। तथा लोगों को पता है कि इससे सुरक्षित कैसे रहना चाहिए, तथा लोगों को इतना ज्ञान हो चुका है। क्योंकि आप जब किसी भी चीज को बार बार फेस करते हो, झेलते हो, तो आपको पता होता है उससे बचने के हमारे पास क्या क्या साधन है, क्या क्या उपाय है।
वहाँ के लोगों को भी ये हैबिट हो चुकी है, क्योंकि बार बार इतना बार उसने भूकंप को झेला है, उसे पता है कि हमें भूकंप की स्थिति में क्या करनी होगी, भूकंप से ना ढहे उसके लिए हमको मकान कैसे बनाने होंगे, वो सारी चीज उसको पता होते हैं। कहा जाता है भूकंप जैसी आपदा के लिए सुरक्षित आवासीय या सार्वजनिक भवनों का महत्व होता है। भूकंप की स्थिति में हमें मतलब सुरक्षित आवास की आवश्यकता होती है, जहां पे हमें भूकंप के प्रभाव कम देखने को मिलते हैं, या सार्वजनिक भवन जो सरकार बना के देते हैं शेल्टर के लिए, उसको कहा जाता है ना शेल्टर हाउस। शेल्टर, जहाँ पे भूकंप आते हैं लोग वहां पे जाके छिप जाते हैं, या मतलब अपने जान माल की रक्षा के लिए वहां पे आश्रय ले लेते हैं, वो उसी का आया था शेल्टर हाउस। इसके लिए सह अस्तित्व से संबंधित सभी बिंदुओं पर कार्य करना होगा, जो इस प्रकार है। और अगर हमें नहीं है तो हमें इस पर कार्य करने होंगे। और क्या क्या कार्य करने होंगे भूकंप से बचने के लिए? सबसे पहला कार्य कहा जाता है भवनों का निर्माण आयताकार होनी चाहिए, नक्शा साधारण होना चाहिए, नक्शा में कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए। मतलब बहुत सारे घरों के नक्शा ऐसे होते हैं कि मतलब छत आगे निकल जाता है, पीछे की ओर निकाल देता है, वो आयताकार वर्गाकार ना बना के वो टी आकार में बना लेते हैं, एल आकार में बना लेते हैं, जिसके वजह से भूकंप में सबसे ज्यादा डैमेज उन्हीं मकानों को होता है। तो सबसे पहला प्रायोरिटी क्या है? अगर हमें भूकंप से बचना है तो हमें आयताकार मकान बनाने होंगे, ताकि वहां पे भूकंप के प्रभाव जो है कम बनेंगे। ठीक है, आयताकार या वर्गाकार हम लोग बना सकते हैं। एल आकार, टी आकार का मकान, भी आकार का मकान बनाने से बचेंगे, ताकि भूकंप हम हमारे मकानों को ज्यादा प्रभावित ना कर सके। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि हमें भवनों का आकार जो होना चाहिए वो आयताकार होना चाहिए, और नक्शा में कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, नक्शा जो होना चाहिए हमारे साधारण होने चाहिए। और दूसरा बिंदु में क्या कहा जा रहा है? दूसरा बिंदु में कहा जा रहा है लंबी दीवारों के सहारे देने के लिए ईंट, पत्थर या कंक्रीट का कॉलम होना चाहिए। जब हमें मतलब जो है बड़े बड़े मकान बनाने होते हैं, बड़े बड़े दीवार खड़े करने होते हैं, 2 मंजिला 3 मंजिला की भवन बनाने होते हैं, तो हमें वहां पे कॉलम देना पड़ेगा, कंक्रीट का, ईंट का, और वो मजबूत कॉलम देने पड़ेंगे, तो वो हमें अच्छे से कंक्रीट के कॉलम देने होंगे। तीसरा पॉइंट में क्या कहा जा रहा है? भवन निर्माण से पूर्व स्थान विशेष की मिट्टी की वैज्ञानिक जांच होनी चाहिए। ये बात आप अच्छे से समझ लो। कोई भी बड़े बड़े बिल्डिंग बनते हैं, कोई भी बड़े बड़े अपार्टमेंट बनते हैं, भवन बनते हैं, तो वहाँ की जहाँ बनते हैं वहाँ की मिट्टी की जांच होती है, और वो मिट्टी की जांच करके वहाँ पे नींव का निर्माण करते हैं। बिना मिट्टी के जांच किए हुए हम लोग नींव का निर्माण नहीं कर सकते हैं। अगर कर देंगे तो वो आपदा के समय में वहाँ पे उस क्षति का नुकसान झेलना पड़ेगा। तो आपको ये समझना होगा कि स्थान विशेष के लिए हम मिट्टी की जांच करनी होगी, तथा उसके अनुसार नींव का निर्माण करना होगा, और वो जहाँ जो बिल्डिंग का नींव बनाएंगे उसको मजबूत बनाना होगा उसके उसी के अनुसार। चौथा पॉइंट में क्या कहा जाता है? नींव को मजबूत एवं भूकंप रोधी बनाने होंगे। जब भी हम भूकंप वाले क्षेत्र में या भूकंप संभावित क्षेत्र में मकान बनाते हैं, तो उसके नींव को हमें बहुत ही मजबूत बनाना होगा, बहुत ही अच्छे बनाना होगा। मतलब भूकंप रोधी नींव का निर्माण हमें करना होता है। भूकंप रोधी नींव का क्या अर्थ होता है कि हमें जब भी हमें कॉलम बनाने होते हैं, नींव बनाने होते हैं, तो उससे पाइलिंग करके बनाना होता है। आप देखेंगे बड़े बड़े मकान मतलब बनाने में, अपार्टमेंट बनाते समय में वहाँ मोटे मोटे जो है मतलब रड दिए जाते हैं, छड़ दिए जाते हैं, और वहाँ पे पाइलिंग करके बनाया जाता है। तो वहाँ पे पाइलिंग की आवश्यकता होती है। अगला 5वां पॉइंट में क्या कहा जाता है भूकंप से बचने के लिए? जहां तक हो सके टी आकार, एल आकार, यू आकार, एक्स आकार के मतलब भवनों के छोटे छोटे आयतों में करके बनाना होगा। जब अगर आपके पास मान लेते हैं कि जमीन आपकी वैसी नहीं है जहां आयताकार या वर्गाकार घर बन सकते हैं, जहां पे आपके घर टी आकार के बनने योग्य हैं, या एल आकार के बनने योग्य हैं, या यू आकार के बनने योग्य हैं, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे? उस भवन को कई पार्टों में बांट देंगे, और उस हर पार्ट में एक आयत या वर्गाकार का रूप देके भवन का निर्माण कर सकते हैं। तो उसको हम छोटे छोटे आयतों के रूप में अगर बनाएंगे, तो वो निश्चित रूप से वो भवन क्या होंगे? हमारे मजबूत होंगे और भूकंप रोधी होंगे। कहा जाता है दरवाजा तथा खिड़कियों की स्थिति भी भूकंप अवरोधी होनी चाहिए। जो हम दरवाजा बनाते हैं, जो हम खिड़की बनाते हैं, वो भूकंप के अवरोधी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने मकान बनाया, दरवाजा गिर गया, खिड़की गिर गया, हमारे देह हमारे शरीर पर गिर जाएंगे, बच्चों के शरीर पर गिर जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं नुकसानदेह होगा। इसलिए हमें
दरवाजा और खिड़की को भी क्या होना चाहिए, भूकंप रोधी बनाने होंगे। अब कहा जाता है दो भवनों के बीच में पर्याप्त दूरी होनी चाहिए। जब कभी भी हम मकान बनाएंगे तो दो भवनों के बीच में बड़े बड़े गैप होने चाहिए, ताकि एक मकान दूसरे मकान के बीच में टक्कर गिर जाने से, टक्कर हो जाने से बहुत सारी जान माल की क्षति हो सकती है। तो हमें गैप करके बनाने होते हैं, तो जिसके बीच में दूरी होनी चाहिए और जिससे गली और सड़कें काफ़ी चौड़ी होनी चाहिए, ताकि आपदा के समय में निकलकर उस गली में ही उस सड़क पर जाके अपनी जान को बचाया जा सकते। ये सारे के सारे उपाय हैं जो भूकंप भूकंप के स्थिति के समय में हम लोग कर सकते हैं, या भूकंप से अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए हम ये सारे उपाय को लगा सकते हैं। ठीक है, आप लोगों के नोट्स जो हैं डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है, आप वहां जाके हमारे सारे चैप्टर के नोट्स जो हैं आप डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपको यहाँ क्लास में लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप वहां जाकर डाउनलोड कर लेंगे और अपना नोट्स को तैयार कर लेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं कि जब भूस्खलन आ जाए, हमने भूकंप आया तो उस समय में हमने देखा क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं। अब भूस्खलन में क्या होता है, भूस्खलन भी कई प्रकार से होते हैं। एक भूस्खलन ये होता है कि देखिए यहाँ कहा जाता है भूस्खलन कई रूप होते हैं, मतलब कई प्रकार के होते हैं। एक भूस्खलन में क्या होता है, बारिश के पानी के साथ मिट्टी और कचरे जो हैं नीचे आने लगते हैं, और ये भूस्खलन आपको बड़े बड़े पहाड़ों पे, मतलब जो है पहाड़ों पे या पठारों पर ज़्यादातर ये देखने को मिलता है। क्या होता है, जब बारिश होती है तो बारिश के कारण वहाँ की मिट्टी जो है फूल जाती है, वहाँ की मिट्टी जो है मतलब जो है ढहना प्रारंभ कर जाती है, वो नीचे की ओर गिरना प्रारंभ करती है। ये किसके वजह से होती है, ये बारिश के पानी की वजह से होता है। जब अधिकांश बारिश होने लगते हैं तो पहाड़ों की मिट्टियां गलकर फूलने लगती है, और वो हमारे पानी के साथ वो जो पहाड़ है उससे ढह ढह के नीचे आना शुरू हो जाते हैं, और उसके साथ जो बहुत सारे कचरा भी आना शुरू हो जाता है। तो ये एक प्रकार के भूस्खलन है। दूसरा में कहा जाता है कि अगर बारिश ना हो, मतलब जो है तब वहां पे पत्थर कंकर जो है स्लाइड करना शुरू कर जाता है। जब बहुत सारे आप पहाड़ी पहाड़ी क्षेत्र में आपने वीडियो में देखा होगा कि पहाड़ों से बड़े बड़े चट्टान जो है गिरना प्रारंभ करते हैं, वहां पे चट्टानें स्लाइड कर जाती है, और चट्टानें स्लाइड करती है तो सारे भूक मतलब चट्टानों के साथ साथ जितने उसके मार्ग में पड़ने वाले अवरोधक है वो सब नीचे आना शुरू हो जाता है, और रास्ता बाधित कर देता है, या मतलब जो वहाँ के जनजीवनों को प्रभावित करके रख देता है। तो कंकर पत्थर के खिसकना और इसके गिरने से मतलब जो है एक भूस्खलन आ सकती है। तीसरा में कहा जाता है जो बड़े बड़े चट्टान होते हैं, चट्टानों के गिरने से भी मतलब जो है भूकंप, वहाँ सॉरी भूकंप बोलते हैं, भूस्खलन जो है जैसी समस्या उत्पन्न होती है। मुख्य रूप से तीन है, वैसे तो पांच होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये तीन प्रकार के आपको लैंडस्लाइड, इसको लैंडस्लाइड कहा जाता है, भूस्खलन कहा जाता है। मुख्य रूप से तीन प्रकार के आपको लैंडस्लाइड देखने को मिल जाते हैं। कहा जाता है भूस्खलन से मार्ग में पड़ने वाली सभी चीजें बर्बादी हो जाती है, जो भी उसके मार्ग में आती है वो सारे मतलब चीजों को नष्ट करते हुए, बर्बाद करते हुए आगे बढ़ जाती है। इसके साथ साथ पेड़ पौधे, पशुओं को हानि पहुंचाती है। जो भी पहाड़ों पे जंगलें होती हैं, जहाँ पे मतलब जो है जंगली जानवर जंतु रहते हैं, उनका सबका घर बिखर जाता है, वो उसको नुकसान पहुंचता है। वो इतना ही नहीं, जितने भी पेड़ पौधे हैं पेड़ पौधे भी नष्ट हो जाते हैं। तो पेड़ पौधे, जानवरों, जंतुओं सबको ये नुकसान पहुंचाती है। फिर कहा जाता है इसके प्रभाव को कम करने के लिए हम निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। अगर हमें इसको कम करना है, इसके प्रभावों को कम करना है, हम देखो इसको रोका तो नहीं जा सकता है, लेकिन इसके प्रभावों से बचा जा सकता है, इसके प्रभावों को कम किया जा सकता है। तो इसके लिए हमें कुछ बात मतलब मुख्य बातें हैं, उन बातों पे हमें ध्यान देना चाहिए, हमें कार्य करने चाहिए। तो पहला क्या कहा जाता है, ढलवे स्थान पर आवासों का निर्माण नहीं करना चाहिए। अगर हमें जान माल को बचाना है तो आप बहुत सारे मतलब जगहों पे आप देखे होंगे, जैसे बहुत सारी घाटियां हैं। घाटियां का अर्थ ये होता है कि चारों तरफ से पहाड़ पर्वत आपको दिखाई देंगे और बीच में समतल मैदान दिखाई देते हैं, तो वहां पर मतलब लोग बस जाते हैं, उसी को कहा जाता है घाटियां। अब क्या कहा जाता है कि जब मतलब पहाड़ पर्वत हो या ढलान वाले क्षेत्र हो, उसके नीचे में आपको घर नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है, क्योंकि जब मतलब लैंड स्लाइड होंगे, जब भूस्खलन होंगे, तो सारा का सारा लैंड स्लाइड आपके मकानों पे गिर सकते हैं, वहाँ के जनजीवन को क्षति पहुंचाते हैं। सबसे पहला हमें उपाय करना है, ढलवां स्थान पे घरों का निर्माण करने से रोकना है। दूसरा काम करना है भूस्खलन को रोकने के लिए मिट्टी के अनुरूप जो है दीवारों का निर्माण करना चाहिए। मिट्टी के अनुरूप का अर्थ ये होता है कि मिट्टी हमको पता होना चाहिए कि ये मिट्टी
कैसी मिट्टी है, और उसके अनुसार ही हमें भवन का निर्माण जो है करना चाहिए, ताकि जिस प्रकार की मिट्टी होगी उस प्रकार से मतलब जो हम उसके अवरोधक, उसके दीवारों के निर्माण को जो है हम करवा सकते हैं। तो 2 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे कि ढालवां स्थान पे आवासों का निर्माण नहीं करना होगा। दूसरा पॉइंट में है कि मिट्टी के अनुरूप जो है हमें दीवारों के निर्माण करने होते हैं। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगला पॉइंट कहा जाता है कि सामान्य एवं वैकल्पिक संचार प्रणालियों की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। हमें कहा जाता है कि जब आपदा आ ही गई हो, जब लैंडस्लाइड हो ही गया हो, तो उस समय में हमें मतलब जो हमारे संचार बाधित मतलब हो जाते हैं, तो उस समय में हमें वैकल्पिक संचार की आवश्यकता होती है, ताकि आपदा के समय में, ये लैंडस्लाइड के समय में जो है हम तुरंत से तुरंत जो है नज़दीकी के सहायता केंद्र पर मतलब जो है सूचना पहुंचा सके, और वहां पे लोग जो है आके आपदा में राहत दिलाने के कार्य कर सके। तो हमारे पास वैकल्पिक संचार प्रणाली की व्यवस्था जो है होनी चाहिए। चौथा में कहा जाता है वनस्पति विहीन ऊपरी ढलानों पर उपयुक्त वृक्ष प्रजाति का सघन रोपण करना चाहिए। कहा जाता है बहुत सारे ऐसे पहाड़ होते हैं, बहुत सारे ऐसे पर्वत होते हैं, ऐसे पठार होते हैं जहाँ पर कोई आपको पेड़ पौधा नजर नहीं आएगा, और पेड़ पौधा नजर नहीं आएगा तो उसकी मिट्टी जो है वो कमजोर हो जाती है, और वो मतलब जो है बारिश के समय में वो ढह ढह कर नीचे गिरना प्रारंभ करती है। तो ऐसे पहाड़ों पर क्या करना होगा, हमें खुद से वन लगाने होंगे। वन लगाना, वहाँ घास को उगाना, वन लगाना, तरह तरह के सघन तरह के वन लगाएंगे। सघन का अर्थ होता है नजदीक नजदीक में बहुत सारे मात्रा में हम पेड़ पौधे लगा देंगे, ताकि जब भी पेड़ पौधे लगते हैं तो उसकी जड़ें जो है मिट्टी को पकड़ बनाती है, और जिसके वजह से लैंडस्लाइड होने से मतलब रोकती है। तो हमें क्या करना होता है, वनस्पति विहीन ऊपरी ढालों पर उपयुक्त वृक्ष प्रजाति का सघन रोपण करना होता है, भारी जंगल को लगाना होता है, ताकि मिट्टी में पकड़ बन सके। और चौथा पांचवा पॉइंट में क्या कहा जाता है, सड़कों नहरों के निर्माण एवं सिंचाई क्रम में इस बात का पूरा ध्यान रखना होगा कि प्राकृतिक जल निकासी अवरुद्ध ना हो। जब कभी भी हम पहाड़ी क्षेत्रों पर सर मतलब नालों का या नहरों का निर्माण करेंगे, तो हमें ये खास कर ध्यान रखना होगा कि जो प्राकृतिक जल के स्रोत है उसको बाधित ना करे। अगर प्राकृतिक जल के स्रोत को हमने बाधित कर दिया, स्रोत के मार्गों को बाधित कर दिया, तो वो निश्चित रूप से लैंडस्लाइड का रूप ले लेती है। क्योंकि बाधित अगर हो जाएंगे तो वहाँ जल जमाव हो जाएगा, और जब जैसे ही जल जमाव होगा तो मतलब बारिश के समय में उस पर प्रेशर पड़ेगा, और वो अपने साथ नीचे बहाकर सारे चीज को ले जाएगी, और वहाँ लैंडस्लाइड हो जाएगा। तो हमें क्या करना होता है कि जो भी हम सिंचाई या मतलब जो सिंचाई के लिए नहर बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे, तो इस बात के लिए हमको ये ध्यान रखना होगा कि जो प्राकृतिक जल धाराएं हैं उसको डिस्टर्ब ना करें। अगर डिस्टर्ब करके रोक देंगे तो वो जल धारा पीछे जमा हो जाएंगी, और अपने साथ मतलब जो बड़े प्रेशर से उसको धक्का देते हुए नीचे की ओर स्लाइड करवा देगी, लैंड स्लाइड हो जाएगा, भूस्खलन हो जाएगा। ठीक है। फिर छठवें पॉइंट में कहा जाता है भूस्खलन को रोकने के लिए दीवारों का निर्माण कराना चाहिए। जहाँ पे मतलब जो है रोड, अब बहुत देखे होंगे कि जैसे पहाड़ी क्षेत्र पे आप जाओगे तो वहाँ पर पहाड़ों पर रोड बने होते हैं, और रोड पहाड़ों पर घुमावदार रोड होते हैं, और मतलब जो काफी मतलब जो है एकदम डरावने रोड होते हैं। जैसे हम लोग मतलब जो है मैदानी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, और जब वहां जाते हैं तो वो देखकर डर लगता है कि ये कितनी गहराई में रोड है। और उस समय में क्या होती है, सबसे बड़ी खतरा ये होती है कि वो जो पहाड़ है, वो जो लैंडस्लाइड है, भूस्खलन है, वो कहीं आकर मतलब जो मार्ग को बाधित ना कर दे। तो उस समय में जैसे सड़क बनाया जाता है, तो उस समय में चाहिए कि जो पहाड़ के जस्ट सड़क के बगल में जो मिट्टी है उसे घेर देना चाहिए, ताकि मतलब जो है वहां पर एक छोटा सा दीवार बना दे, ताकि वो उसकी चट्टाने, उसके पत्थर और उसकी मिट्टी जो है लैंड स्लाइड की वजह से खिसक कर मतलब जो है मार्ग को अवरुद्ध ना कर दे। तो ये भी हम कर सकते हैं। जहाँ पे हमें मतलब जो हमारे घर मकान बने होते हैं, वहाँ पर बड़े बड़े दीवारों को या इस तरह के घेरों को बना दे, ताकि उसको स्लाइड होने से रोक सके। तो ये हम जो है छठवां उपाय कर सकते हैं। इस तरह से हम भूस्खलन से जो है अपने जनजीवन को क्षति होने से बचा सकते हैं, अपने अस्तित्व को बचा सकते हैं। अगला हमारा कहा जाता है सुनामी। सुनामी के समय हम कैसे अपने अस्तित्व को बचाने का कार्य कर सकते हैं, तो कहा जाता है 26 दिसंबर 2004 को आया सुनामी इतना विनाशकारी था जिसने कुछ ही क्षणों में दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में कहर
मतलब जो बर पाया था, जान माल की बहुत बड़ी हानि हुई थी। हमने इसको बार बार मतलब जो समझाया है। इसके पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने सुनामी का चर्चा किया था, और हमने बताया था 2004 में जो है हिंद महासागर में जो सुनामी आया था, 9.2 पॉइंट के भूकंप के कारण ये उत्पन्न हुआ था। बताया था ये दुनिया का या 19वीं सदी का सबसे बड़ा ये भूकंप के रूप में जाना जाता है। ठीक है। और इसने किस तरह से केवल भारत ही नहीं, ये दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश हैं वहां पे जो है इसके कहर जो है मतलब जो बरसाया था, कहर वहां पे लोगों ने इसका देखा था। कहा जाता है इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, बंदरगाह तटीय नगरों को भी ये भारी क्षति पहुंचाती है। जब भी सुनामी आती है तो केवल तट के बगल में बसे हुए शहरों को नहीं बर्बाद करती है, बल्कि वहां पर जो भी बंदरगाह के निर्माण हुए होते हैं उसको भी क्षति पहुंचाती है, और कई सारे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को भी ये मतलब हानि पहुंचाती है। क्योंकि जब भी सुनामी आती है तो जितने भी सुनामी की लहरें हैं, जो मतलब जल की लहरें हैं, वो उसके साथ जो गंदगी है वो भी बहा के ले जाती है और पूरी जगह फैला देती है। तो महामारी फैलने के बहुत ज़्यादा खतरे होते हैं, लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो है वहाँ झेलनी पड़ती है। तो यही कहा जाता है कि केवल बंदरगाह तटीय नगरों को भी नहीं पहुंचाती ये, बल्कि स्वास्थ्य संबंधित कई सारी समस्याओं को उत्पन्न करती है। कहा जाता है सुनामी को तो ना तो रोका जा सकता है, ना तो इसके प्रभाव से बचा जा सकता है। सुनामी इतना खतरनाक होता है कि ना हम उससे बच सकते हैं ना उसके प्रभाव से बच सकते हैं। लेकिन एक चीज है जो हम मतलब जो है हम उसके लिए कर सकते हैं, क्या? वो है कि इसके प्रभावों से मतलब जो बच कम किया जा सकता है। इसके प्रभाव से तो बचा तो नहीं जा सकता, लेकिन इसके प्रभावों को हम लोग कम कर सकते हैं। अब इसके कम करने के लिए हम कई सारे मतलब जो साधन को अपनाएंगे, कई सारे तरीकों को हम लोग अपनाएंगे। तो कहा जाता है इसके निम्नलिखित तरीकों को अपना सकते हैं, इससे बचाव के लिए हम लोग निम्नलिखित तरीकों को अपना सकते हैं। अब क्या क्या तरीका है, चलिए हम इसको देखने का कोशिश करते हैं। कहा जाता है जहां सुनामी की लहरें प्रायः आती है, जहां सुनामी जो है अधिकांश आने की संभावना होती है, वहां लोगों को तटीय भागों की अपेक्षा तट से दूर बसने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। कहा जाता है जहां पर सुनामी की ज्यादा खतरा है वहां से हम मतलब जो है उस तटीय क्षेत्रों से लोगों को हम दूर बसने का सलाह देंगे, उसको दूर बसने के लिए हम प्रेरित करेंगे। तो सबसे पहला ये उपाय है कि आप तटीय क्षेत्रों में बसो बसो ही नहीं, आप वहां से थोड़ा सा दूर हट के जाओ जहाँ पे उसके प्रभाव जो है कम आपको मतलब जो है मतलब पहुंचे वहां तक उसके प्रभाव। कहा जाता है दूसरा उपाय में क्या कर सकते हैं, समुद्र तटीय भागों में सघन मैंग्रोव वृक्षारोपण से सुनामी की लहरें तीव्रता को कम किया जा सकता है। जहां पे ज्यादा सुनामी की लहरें आने की प्रवृत्ति है या चांस है, आप उस तटीय क्षेत्रों पे आप भारी भरकम जंगल लगा दो। और वो जंगल में कौन से पौधे लगाना है? मैनग्रोव। हमने पहले भी आपको इसके बारे में बताया था। मैनग्रोव की जंगलें ऐसी होती है जिसकी जड़ें मिट्टी के अंदर जाती है और मिट्टी से बाहर भी निकलती है, तो मिट्टी के अंदर एक बहुत ही मजबूत पकड़ बना लेती है। और अगर आप इन क्षेत्रों में मतलब तटीय क्षेत्रों में अगर ये वन लगा दोगे, और जितने भी तटीय क्षेत्र जहां तक हमारे शहर बसे हुए हैं वहां तक आप ये वन लगा सकते हो। वन लगाने के ये फायदे होंगे कि जो सुनामी की लहरें आएंगी सबसे पहले वो वन मतलब जो पेड़ पौधे से टकराएंगी, और टकराने की वजह से उसकी धारा कम हो जाएगी, उसकी लहरें कम हो जाएगी, जिससे सुनामी के प्रभाव भी घट जाएंगे। तो हम लोग मैनग्रोव वृक्षारोपण से सुनामी की लहरें की तीव्रता को कम कर सकते हैं। फिर तीसरे उपाय में क्या कर सकते हैं, सुनामी संभावित क्षेत्रों में ऐसे मकानों का निर्माण हो जो भूकंप एवं सुनामी की लहरों को प्रभाव को न्यूनतम कर सके। कहा जाता है कि जब क्षेत्र प्रभावित ही हो तो हम ऐसे मकानों को बनाएंगे जिससे हमारे मतलब सुनामी के समय में जो है उसके प्रभाव हमारे मकानों पर जो है कम पड़ सके, ताकि जनजीवन की कम क्षति हो सके। तो मकानों का निर्माण हमें ऐसे करने होंगे जो भूकंप को या मतलब सुनामी को जो है वो कम कर सके। तो ये हम दूसरे उपाय में तीसरे उपाय में देख सकते हैं। चौथे उपाय में हम क्या कर सकते हैं, संभव हो समुद्र के किनारे कंक्रीट अवरोधक का निर्माण करें ताकि उसके किनारे बसे शहरों को उसके प्रभाव से कम किया जा सके। अब जरा एक बात ये लास्ट उपाय में ये कहा जाता है कि जहां तक संभव हो, सबसे पहला कि जिन शहर में मतलब जो है जो शहर समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, तटीय क्षेत्रों में बसे हुए हैं, तो उन जितने भी जहां तक बसे हुए हैं वहां उसके किनारों को हम जो कंक्रीट से मतलब एक रेलिंग के जैसे निर्माण कर सकते हैं, ताकि जब कभी भी समुद्र की लहरें आए तो उन मतलब दीवारों से टकराकर वापस हो जाए, या उसके प्रभाव जो हैं
घट जाए, तो वहाँ पे हम कंक्रीट की दीवारों का निर्माण करके हम सुनामी के प्रभावों को कम कर सकते हैं। तो ये सारे उपाय हैं जिनको हम सुनामी के लिए कर सकते हैं। अब सुनामी के अगले उपाय में कहा जाता है सुनामी की आशंका वाले तटीय क्षेत्रों में ऊंचे मकान, ऊंचे स्थानों पर जो है मकान बनाने होंगे। तट के करीब 100 मीटर दूरी पर बनाना होगा। अब कहा जाता है कि जहां सुनामी आएंगे उन उनसे दूर जाकर, कम से कम 100 मीटर दूर जाकर हम मकान का निर्माण करेंगे, या ऊंचे स्थानों पर हम मकान का निर्माण करेंगे, ताकि उसकी लहरें वहां तक नहीं पहुंच सके और वहां के जनजीवन को तबाह बर्बाद ना कर सके। तो ऊंचे स्थान पे मकान बनाना है, और कितने दूरी बनाना है? समुद्र के तट से कम 100 मीटर की दूरी पे बनाना चाहिए। अब सुनामी वाले क्षेत्र में अगले उपाय में हम कर सकते हैं सुनामीटर। सुनामीटर द्वारा समुद्र तल में होने वाली हलचल का सतत पता लगाने हेतु सुनामी रिकॉर्डिंग सेंटर सेंटर की स्थापना करनी होगी। कहा जाता है सुनामी वाले जो भी क्षेत्र हैं वहाँ सुनामीटर नामक यंत्र लगाएंगे, और जो समुद्र में लहरें मतलब जो चल रही है उसका पता कर सके, उसके हलचलों को पता कर सके, ताकि सब मतलब सुनामी जो है जो शहर को बर्बाद करने आने वाली है, उसके आने से पहले हमें लोगों को सूचित करके वहां से क्षेत्र को खाली करा के सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा सके, ताकि लोगों की जनजीवन को बचाया जा सके। तो हम ये भी उपाय कर सकते हैं, सुनामीटर लगा सकते हैं। सुनामीटर क्या करता है? समुद्र में उत्पन्न होने वाली हलचलों को पहले पता करता है, और उसका जो है जानकारी हमें देती है, और उस जानकारी के अनुरूप जो है हम लोग पहले से तैयार हो जाते हैं, और लोगों को वहां से खाली करा के सुरक्षित स्थानों पर उसको हम शिफ्ट कर दिया जाता है। तो हम ये उपाय कर सकते हैं। और आखिरी 7वां उपाय में क्या कहा जाता है कि उपग्रह प्रौद्योगिकी द्वारा सुनामी की चेतावनी प्राप्त करते रहना चाहिए, और संचार के विभिन्न माध्यमों के द्वारा तुरंत आम लोगों तक पहुंचाना चाहिए। हम कहा जाता है कि अगले उपाय में हम सैटेलाइट का उपयोग कर सकते हैं, और सैटेलाइट के द्वारा जो है हम होने वाले सुनामी को सबसे पहले जो है पूर्व में पता करके लोगों तक हम सूचित कर सकते हैं, और ताकि लोगों को वहां से हम सुरक्षित स्थानों पर ले जा सकते हैं और उसके जीवन को बचा सकते हैं। तो ये उपाय जो हैं हमारे सारे के सारे उपाय जो थे सुनामी से बचने के थे। अगला हम लोग समझते हैं कि बाढ़ की स्थिति में हम लोगों को क्या क्या करना होता है। चलिए, बाढ़ की स्थिति में हम अपने सह अस्तित्व को बचाने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। कहा जाता है बाढ़ एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है, लेकिन इससे होने वाली तबाही से भी बचा जा सकता है। जिस तरह से भूकंप जो है जिससे बचने के काफी भूकंप जो है बहुत ज्यादा खतरनाक था, बाढ़ की अपेक्षा भूकंप जो है काफी खतरनाक होते हैं, सुनामी जो है काफी खतरनाक होते हैं, जो क्षण भर में ही जीवन को खत्म कर देते हैं। लेकिन बाढ़ भूकंप या सुनामी इतना खतरनाक नहीं होते हैं। कहा जाता है इससे होने वाली तबाही से भी हम बच सकते हैं, इसके प्रभावों को हम कम कर सकते हैं। आजकल आपदा की सूचना कुछ समय पूर्व में मिल जाती है। इससे राहत पाने के लिए अथवा जोखिम कम करने के लिए हम सबसे पहले बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की मानचित्र को तैयार करना होता है। कहा जाता है कि आपदा प्रभावित जो क्षेत्र होते हैं उनसे पूर्व हमें सूचना मिल जाती है, क्योंकि जब भी तटबंध टूटते हैं तो तटबंध टूटने से पहले ही हमें पता हो जाता है, और वहाँ पे दूर दूर जो है अगल बगल के जो क्षेत्र हैं, गांव है, शहर हैं, वहाँ तक लोगों को अलर्ट कर दिया जाता है, और लोग जो है उस आपदा के लिए खुद को तैयार कर लेते हैं। और यदि नहीं तो हमें इसको और अच्छे से मैनेजमेंट करना है, तो हमें एक मानचित्र को तैयार करना होगा। अब ये कौन से मानचित्र को तैयार करना होगा? हमें ये मानचित्र को तैयार करना होगा कि इन बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, और उन क्षेत्रों के बचाव और रक्षा के लिए हमें कार्य करने होंगे। अगर जो क्षेत्र ऊंचे स्थानों पे है जिसको ज्यादा नुकसान नहीं है, तो उसके लिए हम जो है उसको हम जो जो जहाँ पे जो है ज्यादा प्रभावित हैं, उसके लिए हम तरह तरह के उपाय या बचाव के साधन जो है वहाँ काम कर सकते हैं। तो ये भी कहा जाता है। फिर कहा जाता है इन क्षेत्रों में किसी भी बड़े विकास योजना की अनुमति देने से पूर्व बाढ़ से बचाव के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए। कहा जाता है कि जिन क्षेत्रों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होते हैं वो काफी पिछड़े क्षेत्र होते हैं। क्यों काफी पिछड़े क्षेत्र हैं? क्योंकि वहां पर हर साल लगभग लगभग बाढ़ जैसी आपदाएं आती है, और जब भी बाढ़ जैसी आपदाएं आएंगी तो वहाँ बड़े बड़े कंपनी, बड़े बड़े फैक्ट्री नहीं लग सकते हैं,
क्योंकि अगर किसी कंपनी ने, किसी प्राइवेट लोग ने वहाँ पे अपने फैक्ट्री का निर्माण किया, अपने कंपनी का स्थापना किया, तो बाद में वो सारे के सारे इन्वेस्टमेंट जो है बर्बाद हो सकते हैं, वो लॉस में जा सकता है। इसलिए उन क्षेत्रों में जो है बड़े बड़े कंपनी नहीं आना चाहते हैं, इसलिए वहाँ के जो विकास जो है काफ़ी धीमी हो जाती है। तो क्या कहा जाता है, अगर फिर भी अगर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में अगर कोई फैक्ट्री, कोई इंडस्ट्री लगाने के लिए तैयार होते हैं, तो सबसे पहले हमें मतलब जो है उसको निर्धारण करना होगा कि किन क्षेत्रों में लगाना होगा, और उस समय में बाढ़ से बचने के क्या क्या मतलब हमें मतलब जो है साधन को अपनाने होंगे, वो सारे के सारे हम यहाँ पे कहते हैं। तो वही कहा गया, इन क्षेत्रों में किसी भी बड़े विकास की योजना की अनुमति देने से पूर्व बाढ़ से बचाव के कार्य निर्धारित किए जाने चाहिए। मतलब क्या क्या हमें, अगर बाढ़ आ जाएंगे तो उसके लिए हमको क्या क्या उपाय करने होंगे, वो सारे के सारे निर्धारित करना होता है। फिर अगर आगे कहा जाता है, शहरी क्षेत्रों में तालाबों, झीलों, निचले क्षेत्रों में जलधारकों क्षेत्रों का निर्माण किया जाता है, और जल जमाव वाले क्षेत्रों में भवन के निर्माण कार्य नहीं होनी चाहिए। कहा जाता है जिन क्षेत्रों में जल जमाव होता है, निचले क्षेत्रों में, वहाँ पे हमें भवन या मकान को बनाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर वो नीचे क्षेत्र हैं, अगर हम भवन निर्माण की अनुमति दे देते हैं, तो निश्चित रूप पे वहाँ पे बाढ़ में सबसे अधिक लोग जो है जानों को गंवाते हैं, वहाँ सबसे अधिक जो है नुकसान देखने को मिलता है। तो वही कहा जाता है ये बात में। फिर हम आगे हम इसमें समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। कहा जाता है कि आवासों के लिए ऊंचे सुरक्षित स्थानों को चुनना चाहिए। हमें जब भी कभी सॉरी, हमें जब भी कभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हो, तो वहाँ पे हम मकानों को ऊंचे स्थानों पे बनाना चाहिए। भवनों का निर्माण कंक्रीट निर्मित खंभों पर किया जाना चाहिए। साथ ही मकान के चारों ओर नींव के पास रेत भरी बोरियों को रखना चाहिए, बेहतर होता है। कहा जाता है कि सबसे पहला हमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मकान को ऊंचे स्थान में बनाएंगे। दूसरा, जब कभी मकान बनाएंगे तो उसको कंक्रीट के कॉलम से बनाया जाएगा, उसके नींव को मजबूत किया जाएगा। और अगर तटबंध अगल बगल में है, तो वहाँ पे हमें मोटे मोटे बालुओं, मतलब जो बोरा होता है, जो बोरे होते हैं उसमें मतलब जो बालू कंक्रीट को भर के उसके तटबंध पे बिछा देना चाहिए, ताकि मतलब जो उसके प्रभाव को रोका जा सके, तटबंध को टूटने से, क्षति होने से रोका जा सके। तो वो कहा जाता है वहाँ पे हम रेत की भरी बोरियों को जो है रख कर अपना उसका बचाव कर सकते हैं। फिर कहा जाता है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वनों के विकास करने से बाढ़ प्रवणता में कम आती है। जिन क्षेत्रों में बाढ़ अधिक प्रभावित होते हैं, उन क्षेत्रों में हम क्या क्या कर सकते हैं, पेड़ पौधा लगा सकते हैं। बाढ़ का मुख्य कारण है मिट्टी का क्षरण। जब मिट्टी के क्षरण होने लगते हैं, तो वो मिट्टी के क्षरण कारण जो है, जो प्राकृतिक जल धाराएं हैं, वो अपने मार्ग को मतलब जो है बदल लेते हैं, जिसके कारण से आसपास में बहुत ज़्यादा बाढ़ों से तबाही देखने को मिलती है। सबसे पहला हमें क्या करना होगा, मिट्टी को क्षरण रोकने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाने होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने होंगे, ताकि इधर उधर जो तटबंध ना टूटे, और वो जो जिस धारा उसकी बनी हुई है, उस धारा में वो आगे बढ़ता रहे, जिससे अगल बगल के क्षेत्रों में ज़्यादा बाढ़ का खतरा या ज़्यादा बाढ़ के प्रभाव जो है ना पहुँचे। इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाने होंगे, ताकि मतलब जो मिट्टी के क्षरण को हम लोग रोक सकते हैं। कहा जाता है मृदा क्षय को भी नियंत्रित किया जा सकता है। साथ ही वन्य क्षेत्र पशु आहार उपलब्ध कराने तथा जैव विविधता का संचरण में, दोनों में बहुत सहायक होते हैं। कहा जाता है कि अगर हम ये वन को लगा देते हैं, तो मृदा क्षय होने से रुक जाएगा, और साथ साथ ही पशुओं के लिए चारा भी उपलब्ध हो जाएगा, और वन्य जीवन जो है वहाँ संरक्षण जो है उसको मिल सकता है। नदियों के दोनों तटों पर मतलब बांध का निर्माण करने से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को बहुत हद तक सुरक्षा प्रदान किया जा सकता है। कहा जाता है जो नदी की जलधाराएं होती है, दोनों दल जलधारा के दोनों छोर पर, इसमें लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, दोनों छोर पर जो है हमें तटबंध का निर्माण करना चाहिए, ताकि जो ये जो पानी जो है नदी की, वो मतलब काफी दूर तक ना फैल सके, वो सीमित स्थानों पे, मतलब सीमित स्थानों से या मतलब वो गुजरे, और आसपास के लोगों के मतलब मिट्टियों, मतलब जो है भूमि है उसको ना डूबे, गांव जो है वहां तक ना पहुंच सके। इसलिए हमें क्या करने होंगे, जल के जो धाराएं हैं उनके दोनों तरफ जो हमें दीवार बनाने होंगे, या मतलब जो बांध के तरह तटबंध का निर्माण करना होता है। और ये कहा जाता है साथ ही इन क्षेत्रों में नली नालों का विस्तार हो, जिससे जल्द से जल्द पानी निकल जाए, और इस सिंचाई में
के लिए भी इसमें काम आ जाए। कहा जाता है जिन क्षेत्रों में मतलब जो ज़्यादा खतरा होता है वहाँ छोटे छोटे नदियों मतलब जो छोटे छोटे जो है तालाब का निर्माण कर सकते हैं या नहरों का निर्माण कर सकते हैं, नालाओं का निर्माण कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर पानी का जमाव होगा तो वो पानी जो है नालाओं नहरों के माध्यम से वो निकल जाए, और वो मतलब जब पानी मतलब बाढ़ का समय खत्म हो जाएगा तो उन नाली और उन नहरों का उपयोग जो है सिंचाई के लिए भी हम लोग जो है कर सकते हैं। तो ये सारे का सारे जो हैं हम साधन को लगा के जो है बाढ़ से हम बच सकते हैं। समझ में आ रहा है? अब कहा जाता है पर्वतीय भागों में नदियों के ऊपर बांध, पृष्ठ भाग जलाशय का निर्माण, जल के नियंत्रित ढंग से छोड़ने एवं तली से सिल्ट जमाव को साफ करके बाढ़ की संभावनाओं को कम किया जा सकता है। कहा जाता है कि जब बाढ़ का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, जब हम लोग बांध बनाते हैं, डैम बनाते हैं, और डैम बना के जब पानी को रोकते हैं तो पानी को रुकने के साथ साथ जो पानी अपने साथ कचरे को लेके आ रही है, जो मिट्टी लेके आ रही है, वो सारे मिट्टी जो है वहां पे जम जाते हैं, और जिस जम जाने के कारण उसको उसे उसे स्लेट कहा जाता है। और स्लेट की वजह से उसके अंदर जो उसके पीछे जितने भी वाटर रिजर्वायर बने हुए हैं, जो पानी को रखे हुए जो कुंड बना हुआ है, उसमें पानी रखने की क्षमता घट जाती है। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि आप एक गिलास पानी भर लो, आप एक गिलास पानी में क्या करो, नीचे वाला में मिट्टी जमा कर दो और ऊपर से पानी रख लो, तो उस गिलास में पानी की मात्रा कम आएगी। वही बात होता है कि जब जब बड़े बड़े मतलब जो है बांध डैम बनाए जाते हैं, तो डैम बनाने के कारण जो है जो जल की धाराएं हैं वो रुक जाती है, और रुकने के कारण जो वहाँ बहुत सारे नीचे में मिट्टी भी आके जम जाती है, जिसको अपने लोग गाद कहते हैं, स्लिट कहा जाता है। और गाद जम जाने के कारण जो है उस डैम में पानी को रखने की क्षमता जो है कम हो जाती है, और कम ही पानी में वो पानी जो है ऊपर आना शुरू हो जाते हैं, जो बाढ़ का प्रमुख कारण होता है। जितने भी बांध बनाए गए वहां पे स्लिट का सफाई करना बहुत आवश्यक होता है। अगर स्लिट की सफाई नहीं किया जाएगा तो वहां पे जो है जल जमाव के बहुत अधिक समस्या देखने को मिलेंगे, बाढ़ जैसी समस्याओं को देखने को मिलेंगे। जैसे वेस्ट बंगाल में फरक्का डैम है, जो गंगा नदी में बनाया गया, वहाँ बहुत अधिक सिलिट जमा हो गए हैं, गाद जमा हो गए हैं, जिनके कारण जो वहाँ पे आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ जैसी भयावह समस्या देखने को मिलती है। तो ये भी एक कारण होता है। कहा जाता है बाढ़ से बचाव के लिए रिंग बांध भी सहायक होते हैं, नदियों की धाराओं में सुधार। रिंग बांध आप याद रख लेना, बाढ़ से बचाव के लिए हम लोग रिंग बांध का निर्माण कर सकते हैं, नदियों की धाराओं में सुधार तथा नदियों के लिए वैकल्पिक मार्ग का निर्माण द्वारा इस समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। हमने क्या बोला था, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, रिवर को जोड़ने का, एक नदी से दूसरे नदी को जोड़ने का काम, या एक जलधारा से दूसरे जलधारा को जोड़ने का काम। यदि हम जिन नदियों में अत्यधिक मतलब जो है जिन नदियों में अत्यधिक जल मतलब जमाव होती है, अत्यधिक जल आ जाते हैं, हमें क्या करना होगा, वहां पर एक एक्स्ट्रा जो है मार्ग बनाने होंगे, ताकि जब जल का अत्यधिक मात्रा बढ़ने लग जाए तो उस मार्ग से हम जल को दूसरे क्षेत्रों में पहुंचा सके, सुखाड़ वाले क्षेत्रों में पहुंचा सके, ताकि बाढ़ से भी नियंत्रण हो जाए और उन क्षेत्र में जो है सुखाड़ से भी मतलब निदान मतलब जो है मुक्ति मिल सके। तो इसी को कहा जाता है कि रिंग बांध, जब एक एक जलधारा को दूसरी मार्ग से जोड़ दिया जाता है और दूसरे क्षेत्रों में भेज दिया जाता है, उसी को कहा जाता है रिंग बांध के नाम से जाना जाता है। और इसमें हम जो है कई सारे जलधाराओं को आपस में जोड़ देते हैं, जो ज्यादा अत्यधिक जल जहाँ पे जिस नदियों में अधिक अधिक जल होते हैं, उसके जल को हम कम नदियों वाले जहाँ पे जल का जमाव कम होता है, या जिन नदियों में कम जल है उनसे अगर हम जोड़ देंगे तो उनसे क्या होगा कि हर क्षेत्र में जल को पहुंचाया जा सकता है, और बाढ़ जैसी समस्याओं से भी हम लोग निजात पा सकते हैं। ये सारे के सारे उपाय जो हैं हम बाढ़ के नियंत्रण के लिए करते हैं। ठीक है। अब कहा जाता है अगले उपाय में, बाढ़ में फसलों को भी काफी नुकसान होता है, हरा भरा खेत एवं कभी कभी तैयार फसलें जल मग्न होकर नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ऐसे फसलों या ऐसे प्रजाति के पौधों का विकास करना होगा जिससे जल जमाव के क्षेत्रों में भी पैदावार किया जा सके। जैसे हम लोग जानते हैं कि जैसे बाढ़ जैसी समस्याएं आती है, तो वो बाढ़ जैसी समस्याएं पूरे के पूरे जो समतल मैदान होते हैं वो मैदानों पर फैल जाते हैं, और उस मैदान में जितने भी खेती लगाए होते फसल लगाए होते वो सारे के सारे फसल डूब जाते हैं। और फसल डूब जाने से मतलब जो है एक अनाज की कमी हो जाएगी, और लोग जो है बुखार जैसी समस्या जो है उत्पन्न हो सकती है। तो कहा जाता है जिन क्षेत्रों में अगर ये समस्याएं उत्पन्न होती है, उन क्षेत्रों में हमें ऐसे फसल लगाने होंगे जो जल जमाव के कारण भी वो वृद्धि कर सके, वो नष्ट ना हो, वो पैदावार दे सके। जैसे कि
एग्जाम्पल है। उत्तरी बिहार में हम लोग जानते ही हैं कि हर साल मतलब जो है खेतों में बाढ़ आ जाती है। उस बाढ़ के कारण जो है किसान जो है वहाँ फिर भी पैदावार ले लेते हैं, क्योंकि उसलिए उत्तरी बिहार जैसे हम एक एक ऐसे फसलों को हमें लगाना होगा, ऐसे फसलों को हमें उत्पादन करना होगा जो जल में भी मतलब जो है वो बनी रहे, उत्पादन देता रहे। जैसे धान की खेती, तो हम लोगों ने ऐसे धान के वैरायटी को यहाँ पे लगाया जाता है, निचले वाले क्षेत्रों में लगाया जाता है, ताकि जल जमाव की स्थिति में भी वो अपना पैदावार देते रहे। तो कहा जाता है जैसे उत्तरी बिहार में कुछ कुछ जिलों में किसान धान की एक ऐसी प्रजाति उत्पन्न करते हैं जो जलमग्न क्षेत्र में पैदा होते हैं, और किसान नाव से जाकर फसल की कटाई करके वहां पे ले आते हैं। आप जरूर ये मतलब देखे होंगे, आप मतलब जितने भी बाढ़ पीड़ित क्षेत्र हैं उसके जितनी जो गहरे वाले भूमि है, उन गहरे वाले भूमि में किसान वो धान की फसल लगाते हैं, जो धान जो है ज़्यादा अधिक जल जमाव में भी अपना पैदावार देता है। और जब भी धान में पैदावार होती है तो किसान जो है अपने नाव के द्वारा उसे काट कर अपने घर ले आते हैं। अगर उसके अलावा हम अगर अन्य फसल लगाएंगे तो वो जल जमाव के कारण डूब जाएंगे और वो फसल जो है नष्ट हो जाएगा। कहा जाता है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थान स्थान पर खाद्यान्न बैंक जो है, फूड ग्रेन बैंक का निर्माण जो है करना चाहिए, विकास जो है करना चाहिए, जिससे अकाल की स्थिति में नियंत्रण पाया जा सके। अब क्या होता है कि जहाँ पे बाढ़ जैसी समस्या होती है वहाँ अनाज की सबसे अधिक कमी हो जाती है, क्योंकि पूरे चारों क्षेत्र जो है जल से घिर जाते हैं, और जितने भी घरों में अनाज होते हैं वो सारे के सारे डूब जाते हैं या मतलब बाढ़ में बह जाते हैं, जिसके कारण जो है वहाँ बुखार जैसी समस्या जो है, अन्न के संकट जो है उत्पन्न हो जाते हैं। उन क्षेत्रों में हमें क्या करने होंगे, सरकार को क्या करने होंगे कि बड़े बड़े मतलब जो गोदाम का गोडाउन का जो है निर्माण करना होगा। उसको कहा जाता है फूड स्टोरेज या फूड ग्रेन बैंक के नाम से जाना जाता है, खाद्यान्न बैंक के नाम से जाना जाता है, जिसके कारण जो है बाढ़ की स्थिति में जो है हम वहाँ से लोगों को मतलब भोजन को उपलब्ध करा सकते हैं, अनाजों को उपलब्ध करा सकते हैं, उसकी जान को हम बचा सकते हैं। तो ये भी हमें बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में करने होंगे। कहा जाता है 1954 में भारत सरकार ने बाढ़ नियंत्रण के लिए 3 आयाम निर्धारित किए हैं। त्वरित मतलब कहा गया है, अल्पकालीन कहा गया और दीर्घकालीन कहा गया। मतलब बाढ़ से नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने 1954 में 3 प्रकार की सुविधाएं मतलब तीन तीन तरह के प्रबंधन को लागू करते हैं। एक त्वरित, त्वरित का मतलब ये होता है कि जिस समय बाढ़ आए उस समय में हमें क्या करना होगा, उस समय में हम जान माल को क्षति मतलब जो पहुंचाने से बच मतलब क्षति पहुंचने से बचाने के लिए हमें क्या करना होगा। एट रेंडम, तात्कालिक, तात्कालिक प्रबंधन में ये आता है कि जब बाढ़ आ गया तो उस समय में आपदा जब आ गई है उस समय में हम क्या करेंगे। और दूसरा होता है कि अल्पकालीन होता है, शॉर्ट टर्म होता है, एक दीर्घकालीन होता है। दीर्घकालीन मतलब जो है एक जब भी किसी क्षेत्र में लगातार बाढ़ आती है या आपदाएं आती है तो उसके लिए सरकार को परमानेंट सॉल्यूशन करना होता है, ताकि वहां के लोगों को मतलब उसके जीवन को या जनजीवन को क्षति कम से कम पहुंचे। तो 3 तरह से हम जो है इसके उपाय कर सकते हैं। एक जो है जिस समय में बाल मतलब बाढ़ आया, जिस समय आपदा आया उस समय में क्या करना होगा, उसके बाद मतलब जो है उसके पुनर्निर्माण के लिए जो अल्पकालीन कार्य होंगे उनको करना होगा। एक दीर्घकालीन प्रोग्राम होता है, दीर्घकालीन के महत्व तहत जो है हमें परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना होता है कि हर साल मतलब जो आपदाएं आती है उसको उसके लिए हमें कुछ परमानेंट कार्य, उसके बचाव के लिए परमानेंट कार्य हमें करने होते हैं। वो सारे के सारे दीर्घकालीन के अंतर्गत जो है आते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। फिर अगला है हमारा सुखाड़। सुखाड़ कहा जाता है, सुखाड़ एक अचानक नहीं होता है, यह संकेत देकर आता है, किंतु इसके अंत की अवधि निश्चित नहीं होती है। और सुखाड़ 3 प्रकार के होते हैं। हम जानते हैं ना सुखाड़ क्या होता है, संकेत दे के आते हैं। जब भी सुखाड़ आने वाला आता है तो हमें संकेत पता होता है, वहाँ गर्मी बहुत अधिक पड़ने लगती है, बारिश कम होने लगता है, धीरे धीरे खेतों के अंदर की मिट्टी जो है उसकी नमी कम होने लगती है। तो हमें पता होने लगता है कि अब ये सुखाड़ आने वाले हैं, जल की कमी होने वाली है, सारे फसल नष्ट हो जाएंगे, सारे फसल बर्बाद हो जाएंगे। तो वो हमें पता होता है। और ये सुखाड़ जो है 3 तरह का होता है। अब कितने दिनों तक वो सुखाड़ रहेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, वो मौसम के हिसाब से वो निर्धारित होता है। मतलब आने का तो संकेत है लेकिन जाने का कोई संकेत नहीं होता ये सुखाड़ जाएंगे कब। और ये सुखाड़ मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। आप याद रख लेना, सुखाड़ कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार का। एक सुखाड़ को कहा जाता है सामान्य सुखाड़ कहा जाता है, एक सुखाड़ को कहा जाता है कृषि सुखाड़ कहा जाता है, और तीसरा सुखाड़ होता है मौसमी सुखाड़।
पहला सामान्य सुखाड़, दूसरा है कृषि सुखाड़, और तीसरा है मौसमी सुखाड़। और इसमें सबसे खतरनाक होते हैं कृषि सुखाड़, क्योंकि कृषि सुखाड़ में सारे के सारे कृषि को ही नष्ट कर देते हैं, फसलों को ही नष्ट कर देते हैं। अब जरा आप सोच सकते हो कि जब फसल ही नष्ट हो जाएगी तो आम जीवन, आम लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या जो है वो भोजन की होती है, अन्न की संकट उत्पन्न हो जाती है। अब एक एक करके हम यहाँ समझने का कोशिश करते हैं कि यहाँ पे इन सुखाड़ से बचने के लिए हम हमारे पास क्या क्या साधन है। अब कहा जाता है सुखाड़ जैसी प्राकृतिक आपदा के विभिन्न विधियों को अपनाकर इनकी मतलब जो है जो विनाशकारी रूप है उनको कम किया जा सकता है। जैसे जल संसाधन का वैज्ञानिक विकास, जो जल संसाधन है उसको हम वैज्ञानिक विकास करेंगे और प्रबंधन द्वारा जल की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। क्योंकि सुखाड़ के समय जल के अभाव से न केवल मिट्टी की नमी समाप्त हो जाती है बल्कि सभी प्राणियों की जान को बचाना काफी मुश्किल हो जाता है। कहा जाता है हम वैज्ञानिक प्रबंधन का सहारा ले सकते हैं ताकि हम यहाँ पे सुखाड़ की समस्याओं से निपटारा पा सके। सुखाड़ केवल ऐसा नहीं है कि फसलों को या वनों को या पेड़ पौधों को ही नुकसान पहुंचाता है, बल्कि वहाँ पे जितने भी मतलब पक्षी हैं, जितने भी जंतु हैं, वो सब जल के बगैर जो है मरना शुरू कर देता है। आप ये आप बहुत बार ये न्यूज़ सुने होंगे कि गर्मी का जब समय आए तो निश्चित रूप से हम अपने घरों या हम अपने आसपास जो छोटे छोटे घरों में पानी रखना चाहिए। ये पानी क्यों रखना चाहिए? क्योंकि आज जो है हम लोगों जब मकान बनाते हैं तो वो घर के अंदर ही मतलब जल के स्रोत को फिक्स कर लेते हैं और उसको चारों तरफ से घेर देते हैं, जिसके वजह से वो छोटे छोटे जीव जंतु, वो छोटे छोटे जो पक्षी हैं, उनको जल के गर्मी के समय में जल नहीं मिल पाता, और जल ना मिलने का कारण जो है वो मरना शुरू हो जाता है। जब भीषण गर्मी पड़ती है तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं सुखाड़ के कारण जो है पक्षियां लाखों संख्या में मर जाती है। तो हम लोगों को ये चाहिए कि जब भीषण गर्मी पड़ने लग जाए तो हम अपने मकानों के ऊपर या घर के अगल बगल में छोटे से बर्तन में जो है हमें पानी को हर दिन मतलब जो भर देना चाहिए, ताकि वहाँ से जो भी आसपास में जीव जंतु या पक्षी रहते हैं वो उसमें मतलब जो नहा सके, वो मतलब जो उसका उपयोग पीने के लिए अपना उपयोग कर सके, अपने जीवन को बचाने के लिए वो काम कर सके। तो ये भी करना हमें चाहिए। अब कहा जाता है जल विभाजक के विकास विकास की ऐसी योजना स्थिति में बहुत सहायक होती है। जब जब सुखाड़ जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है तो हमें जल विभाजक क्षेत्रों का निर्माण करना बहुत आवश्यक होता है। अब क्या होता है जल विभाजक क्षेत्र क्या होता है? जल विभाजक क्षेत्र ये वो क्षेत्र होता है जहाँ पे कई तरह की जल की धाराएं आती है और वहाँ जमा हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल, ये जल विभाजक क्षेत्र जो है आपको मुख्य रूप से जो है पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। जल विभाजक उन क्षेत्रों को कहा जाता है जिन क्षेत्रों से बर्फ की जो है बर्फ जो पहाड़ पहाड़ बर्फ के जो पहाड़ होते हैं उन उनसे पिघल के आने वाले जल के स्रोत जहाँ जिस स्थान पे जमा हो जाती है, या वर्षा से बहने वाली जो जल है वो जहाँ जल जाके जमा हो जाती है, उन जमाव वाले जल को ही कहा जाता है जल विभाजक क्षेत्र। आप लोग हम लोग देखते हैं कि जब बरसात के समय होते हैं तो बरसात के समय में क्या होता है कि हमारे मकानों पे जितने भी बारिश के पानी होते हैं वो सब बह के गड्ढे में चले जाते हैं, जहाँ पे नीचे का जमीन होता है वहाँ जमा हो जाते हैं। जहाँ पे ज़्यादा पानी का जमाव होता है उन्हीं को कहा जाता है जल विभाजक क्षेत्र। और जल विभाजक क्षेत्र जो है का हम निर्माण कर सकते हैं ताकि हम सुखाड़ से बच सके। जब भी गर्मी का सीजन आए तो जल जमाव वाला क्षेत्र जो है उस गर्मी में सुखाड़ से बचने के लिए हमारा मदद कर सकता है। तो वो जल विभाजक क्षेत्र की इसमें बहुत भूमिका होती है। तो कहा गया है जल विभाजक क्षेत्र से ऐसे भौगोलिक क्षेत्र होते हैं जहाँ पानी एक सामान्य बिंदु की ओर प्रवाहित होती है। जल विभाजक क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहाँ पे पानी क्या होती है बह के एक निश्चित स्थान पे जाके जमा हो जाती है, उसी को कहा जाता है जल विभाजक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। आप ये समझ चुके होंगे। अब कहा जाता है कि ये सूखे के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए स्थानीय समुदाय के सहयोग से मृदा और जल संरक्षण के सभी प्रकार के उपाय किए जा सकते हैं। अगर हमें सूखे से बचना है तो वहाँ पे आम लोगों की मदद लेनी होगी, और उनके मदद से, उनके सहयोग से हम जल संरक्षण के कई सारे उपाय को हम कर सकते हैं। इन नीतियों को अपनाने से इन क्षेत्रों में मृदा, पेड़ पौधे, पानी, अन्य संसाधन प्रभावी प्रबंधन में मदद मिलती है। अब वो जो नीति हम लोग अपनाते हैं उन नीतियों के कारण जो है मृदा, पेड़ पौधे, पानी या अन्य संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन से हमें मदद मिलता है। इसके जो प्रबंधन है उनमें हमें सहायता मिलती है। ठीक है।
कहा जाता है इन जल विभाजक क्षेत्रों के भीतर दुर्लभ जल के स्रोतों का संरक्षण तथा मृदा पेड़ पौधे के प्रबंधन में सुधार लाकर प्राकृतिक जल संसाधनों के संरक्षण करते हुए उच्चतर कृषि उत्पादन के अनुकूल स्थितियों को तैयार की जाती है। कहा जाता है कि हम जल मतलब जो है इन जो जल विभाजक क्षेत्र हैं उनका हम निर्माण कर लेंगे तो जो जल के दुर्लभ स्रोत हैं उन दुर्लभ स्रोतों को एक जगह इकट्ठा करके हम वहाँ पे सुखाड़ से समस्याओं को हम निदान मतलब प्राप्त कर सकते हैं। अगर अगर हम लोगों ने ये जल विभाजक क्षेत्र का निर्माण कर लिया तो जल विभाजक क्षेत्र में क्या होंगे, जब कभी भी जल की जैसे मानसून के समय होते हैं, जब बारिश के समय होते हैं, जब पहाड़ पिघल के मतलब जो है अतिरिक्त जल जो है नदियों में बहने लगता है, तो उन जलों को हम क्या कर सकते हैं, एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं और उनका उपयोग जो है हम सुखाड़ से बचने के लिए हम उसको उपयोग में ला सकते हैं। अब कहा जाता है मिट्टी में उपलब्ध नमी के संरक्षण के लिए तथा तेज धूप से बचाव करने के लिए भूमि पर घास आवरण रहने देना चाहिए। कहा जाता है कि जब हमारे मिट्टी पे आप देखे होंगे कि मतलब जब घास नहीं होंगे, जब जब अधिक धूप होने लगती है और मिट्टी जो है खुले में होती है, उस पर कोई घास के परत नहीं होते हैं, तो उस मिट्टी से धूप के कारण जो है सारी नमी उड़ जाती है और नमी उड़ जाती है तो वहाँ पे मिट्टी में नमी कमी हो जाती है और फसल जो है धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। अगर हमें अगर हमें उस मिट्टी में नमी को बनाए रखना है तो हमें घास के परत लगाने होंगे, क्योंकि जितना अधिक घास के परत होंगे वो घास के परत क्या करते हैं, मिट्टी में नमी को बचा कर रखते हैं, उसको उड़ने नहीं देते हैं। तो घास के परत जो है हमें लगाना चाहिए अगर हमें मिट्टी में नमी को बनाए रखना है और सुखाड़ से बचना है। ये सारे उपाय जो है हम सुखाड़ के क्षेत्र में सुखाड़ के समय में कर सकते हैं। अगला कहा जाता है कि मिट्टी में नमी के अभाव से कृषि सुखाड़ होता है। जब मिट्टी में नमी की कमी होती है जिसके कारण से कृषि सुखाड़ जैसी समस्या उत्पन्न होती है, फसल सब नष्ट होना प्रारंभ करते हैं। नदियों के जल जल ग्रहण क्षेत्रों में वृक्षारोपण भी बादल आकर्षित होते हैं और मौसम को कुछ हद तक नियमित या नियंत्रित किया जा सकता है। कहा जाता है कि अगर हमें सुखाड़ से बचना है तो ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाने होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने होंगे। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे के कारण जो है जल का वाष्पन होता है और जल वाष्पन से बादल बनते हैं और बारिश अधिक होती है। कहा जाता है जहाँ अत्यधिक वन होंगे वहाँ बारिश के होने की संभावनाएं अत्यधिक होती है। तो हम ये एक उपाय कर सकते हैं, वृक्षारोपण कर सकते हैं, जिससे उन क्षेत्रों में बारिश जो है हो सके और बारिश जब भी होती है तो सुखाड़ जैसी समस्याओं से निपटने में हमें मदद मिलती है। कुछ फसल ऐसी होती है जिन्हें अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, वो बहुत ही कम जल में फसलें पैदा हो जाती है। हमें ऐसे फसलों को उन क्षेत्र में लगाना चाहिए, सुखाड़ के क्षेत्रों में लगाना चाहिए जो जल कम चाहिए उसको उगाने के लिए। हम अगर वो फसल को हम उस क्षेत्रों में लगाएंगे तो वहाँ पे उसके खेती करने के लिए हमें कम जल की आवश्यकता होगी। तो ऐसे फसलों को हमें लगाने होंगे। कहा जाता है ये फसल सुखाग्रस्त क्षेत्रों में या जहाँ सुखाड़ की बारंबारता अधिक होती है वहाँ लगाई जा सकती है। जैसे मशरूम की खेती जो है बिना मतलब जो है पानी के भी हम लोग कर सकते हैं। वहाँ थोड़ी सी भी अगर नमी है तो मशरूम जो है वहाँ उगाएंगे। जैसे औषधि वाले पौधे हैं, जो जड़ी बूटी वाले पौधे हैं, उन पौधों को हम लगा सकते हैं, उनकी खेती कर सकते हैं। नागफनी की खेती कर सकते हैं, ज्वार बाजरा ये सब हम लगा सकते हैं। आप लोग जानते होंगे राजस्थान वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ अक्सर जो है जल का जो गर्मी के समय होते हैं वहाँ जल की अधिक कमी होती है और वहाँ पर अधिक ज्वार और बाजरे लगाए जाते हैं। ज्वार और बाजरा कम जो है जल में भी हो जाता है। हम लोग औषधि पौधा लगा सकते हैं, हम मशरूम के बदले जो है खेती कर सकते हैं, क्योंकि कम नमी में भी ये सारे के सारे पौधे जो है लगाए जा सकते हैं। अब कहा जाता है कि सिंचाई को विकसित कर सुखाड़ से बच सकते हैं। हम सिंचाई को विकसित करके हम सुखाड़ से बचा सकते हैं। नदियों के द्वारा मतलब जो है नहरों के द्वारा, नालों के द्वारा जो हम सिंचाई की व्यवस्था करेंगे और सुखाड़ से हम निजात पा सकते हैं। हमारे देश में हम जानते हैं ना कि जैसे राजस्थान के क्षेत्रों में जो है मतलब अधिक सुखाड़ होते हैं, इसलिए पंजाब से एक कैनाल का निर्माण किया गया है जो राजस्थान तक जाती है। वो इंदिरा गांधी कैनाल है और वो इंदिरा गांधी की नहर के माध्यम से जो है पंजाब के जो अतिरिक्त जल हैं उस नहर के द्वारा जो है राजस्थान को भेजा जाता है, जिससे राजस्थान में सुखाड़ से निजात पाने में हमें मदद मिलती है। तो कहा गया हमारे देश में पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है जैसे राज्यों में सिंचाई सुविधा के कारण ही अर्ध शुष्क प्रदेश में होने के बावजूद देशक जो है
देश जो है मतलब क्षेत्र जो है अन्न भंडार बन गया है। कहा जाता है कि जो हमारे पंजाब के क्षेत्र हैं, हरियाणा के क्षेत्र हैं, राजस्थान के क्षेत्र हैं, वहाँ पर बहुत सारे सिंचाई की व्यवस्थाओं को हमने विकसित किया है, जिनके कारण जो है हम अधिक से अधिक जलों को खेती तक पहुंचा पाते हैं, खेतों तक पहुंचा पाते हैं, और वहाँ पे हम अच्छे से फसल को लगा सकते हैं। इसलिए ये क्षेत्र जो है अन्न भंडार के नाम से जाना जाता है। हमारे देश में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे सरकार ने जो है बहुत अधिक नहरों और नालाओं का निर्माण किया है, ताकि हर खेतों तक उसको पहुंचाया गया है, ताकि किसानों को जल की कमी के कारण जो है उसकी फसल बर्बाद ना हो। और वहाँ पे लोग जो है किसान जो है एक हरित क्रांति के रूप में उसको विकसित किया है, और वहाँ अधिक से अधिक अनाज उगते हैं, और वो जो है पूरे देश को या पूरे देश के लोगों को वो अनाज जो है खिलाने का काम करता है। इसलिए उसे कहा गया है अन्न भंडार, ग्रेनरी ऑफ द कंट्री। हमारे देश का अन्न भंडार के रूप में ये तीनों राज्य जाने जाते हैं। सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए वैकल्पिक अर्थव्यवस्था के रूप में भी दूध उद्योग का भी हम विकसित कर सकते हैं। अब कहा जाता है जहाँ सुखाड़ है वहाँ पे अर्थव्यवस्थाएं कमजोर हो जाती है, तो उस अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए वहाँ पे हम दुग्ध का उद्योग लगा सकते हैं, डेयरी फार्म का हम उद्योग लगा सकते हैं। क्योंकि दुग्ध को उत्पादन करने के लिए हमें खेतों में उत्पादन नहीं करना होगा, हमें पशुओं को पालना होगा, पशुओं के लिए हमको चारा की व्यवस्था करनी होगी, और वहाँ पे जो है एग्रीकल्चर के अलावा जो है कृषि के अलावा जो है वहाँ पे हमें दुग्ध फार्म के रूप में हमें वहाँ की अर्थव्यवस्था को हम बढ़ा सकते हैं, तो वहाँ पे वो कर सकते हैं। कृषि प्रधान प्रधान क्षेत्र में सुखाड़ पड़ने पर या सुखाड़ पड़ने से कृषक या फसलों मतलब लगा ही नहीं पाते हैं, या फिर लगी हुई फसलें सूख जाती है। परिणाम स्वरूप लोगों की जीविका का कोई विकल्प नहीं रह जाता है। कहा जाता है जहाँ सुखाड़ पड़ते हैं चाहे किसान वहाँ फसल लगा ही नहीं पाते हैं, और लगाते भी हैं तो फसल नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण उसके पास जीविका के कोई साधन नहीं होते हैं। और उस समय में हम लोग जो है डेयरी फार्म जैसे मतलब जो बिजनेस को, जो व्यापार को जो है बढ़ावा दे सकते हैं। कहा जाता है इससे बचने के लिए चारागाह का विकास कर सकते हैं। हमें चारागाह मतलब चारागाह का ये अर्थ होता है कि हमें जानवरों को खाने के लिए जो है छोटे छोटे पौधों को लगाने होते हैं, चाराओं को उगाना होता है। मतलब स्थिति में चारागाहों का विकास सुखाड़ की स्थिति में संभव है, और इससे दुग्ध उद्योग के विकास में एक महत्वपूर्ण विकल्प होता है। जब हम चारागाह मतलब जो हम विकसित करेंगे तो वहाँ पे जो है हमारे पास दुग्ध के उत्पादन के लिए हमें मदद मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे जो भी हम जानवर रखेंगे उसके लिए हम चारा की आसानी से उपलब्ध करवा सकते हैं, और वहाँ पे हम दुग्ध जो है इंडस्ट्री को हम बढ़ावा दे सकते हैं। ये सारे के सारे हम उपाय जो हैं सुखाड़ की स्थिति में जो है हम कर सकते हैं। फिर कहा जाता है सुखाड़ प्रभावित क्षेत्रों में कृषि पर आधारित उद्योगों को लगाकर कृषि के सफल होने की भरपाई कर सकते हैं तथा खुशहाली को कायम रख सकते हैं। अब कहा जाता है कि जहाँ पे वो जो कृषि हो रही है उसी तरह के हमको उद्योग लगाने होंगे, और उसी उद्योग से हम जो है कृषि से जो होने वाले नुकसान थे उसको हम मुनाफा में बदल सकते हैं। तो जहाँ पे जिस तरह की कृषि होती है वहाँ पे हम उद्योग लगा सकते हैं, और उससे जो है हम कृषि से होने वाले नुकसान को मुनाफा में बदल सकते हैं। जिन क्षेत्रों में प्रायः सुखाड़ पड़ता है उन क्षेत्रों में शुष्क कृषि पद्धति को अपनाया जाता है, अधिक से अधिक लाभप्रद होता है। शुष्क कृषि पद्धति को अपनाने का ये अर्थ होता है कि वहाँ पर जो है हम खेतों में जो है पानी के लिए मतलब ऐसे फसलों को लगाएंगे जो जिसमें हमें कम पानी की आवश्यकता होती है, वो शुष्क मतलब कृषि के पद्धति के अंतर्गत आती है। अब शुष्क कृषि पद्धति में निम्नलिखित विधियां अपनाई जाती है। खेतों में गहरी जुताई ताकि धरातल के नीचे नमी युक्त जो है मिट्टी को ऊपर ला जा सके। अब शुष्क खेती में ये होता है कि नमी की कमी हो गई तो हमें खेतों की अंदर तक जुताई करनी होगी, गहराई तक जुताई करनी होगी, ताकि जो गहराई में जो मिट्टी है जिसमें नमी है उसको ऊपर लाया जा सके और वहां पे फसल को लगाया जा सके। ये पहले उपाय कर सकते हैं। और दूसरा उपाय हम क्या करेंगे, ऐसे फसलों की बुआई जो सूखे में अधिक सहन करने की क्षमता होती है। हमने क्या बताया है कि हम ऐसे फसलों को लगाएंगे जो कम जल पे वो तैयार हो जाते हैं, जिसको मतलब जो सूखे में वो जल्दी नष्ट ना हो, कम जल में ही वो अपने जो है फसल को, अपने फल को वो तैयार कर सके। तो ऐसे हम फसलों को विकास करना होगा।
सामान्य सिंचाई की विधि के स्थान पर हम ड्रिप या छिड़काव खेती, मतलब ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल कहा जाता है, बताए थे ना। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है कि हम मतलब जो खेतों तक छोटे छोटे पाइपों के माध्यमों से मतलब खेतों में फैला सकते हैं, और उसको फुब्बारा के द्वारा, वो जो पाइप होती है उस पाइप में थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के छिद्र कर दिए जाते हैं, और थोड़ी थोड़ी दूरी पर जो है छिद्र की जाती है, और जल को मतलब भेजा जाता है पाइप के माध्यम से, जिसके वजह से वो जल के जो फुब्बारे निकलते हैं, वो फुब्बारे के कारण जो है वो मिट्टी में हल्की हल्की नमी बनी रहती है, और फसल जो है बहुत अच्छे उगते हैं। इनसे क्या होता है कि हमें ज़्यादा जल की आवश्यकता भी नहीं होती, और हमारी कृषि की समस्या भी समाधान हो जाती है। तो ये सारे उपाय जो है हम कर सकते हैं, और इस उपाय से हम जो है अच्छे सुखाड़ी क्षेत्रों में अच्छे हम पैदावार कर सकते हैं। तो ये याद रखना, इसको कहा जाता है शुष्क कृषि पद्धति कहा जाता है। शुष्क कृषि पद्धति में हम ये 3 उपाय कर सकते हैं। सबसे पहला कि हम गहरे जुताई करके उन अंदर की मिट्टी को निकालेंगे जिसमें नमी बनी रहेगी, जिसमें हम मतलब फसल को लगा सकते हैं। दूसरा, हमें ऐसे फसलों को लगाना होगा जो कम पानी में मतलब वो उगाए। तीसरा, हमें सिंचाई के स्थान पर जो है ड्रिप सिंचाई या छिड़काव वाली सिंचाई को अपनाने होंगे। अब कहा जाता है ऐसे बीजों को प्रयोग करना होगा जो कम समय में उत्पादन दो। हम ऐसे फसलों को लगाएंगे जो कम समय में उत्पादन दो, मतलब जो कम समय में उत्पादन दे दे, जिसको लगाने के लिए हमें ज़्यादा जल की आवश्यकता ना पड़े। अब फिर कहा जाता है जल वर्षा होती है तब उसके जल के अधिकतम उपयोग करना चाहिए। जब वर्षा का समय होता है तो उस समय उसका जल का हमको अधिक से अधिक उपयोग करना होगा। छोटे छोटे बांध तथा मतलब जलाशयों का निर्माण करना होगा, ऐसे नहरों का निर्माण करना होगा जिसके तल में कंक्रीट बिछा हो, ऐसे जल का रिसाव को रोका जा सके। हम कहा जाता है जिन क्षेत्रों में ज़्यादा सुखाड़ जैसी समस्याएं हैं वहाँ पे हमें छोटे छोटे तालाबों या नहरों को बनाना होगा, या पोखरों को बनाना होगा, और वो जो हम छोटे छोटे तालाब बनाएंगे उसके नीचे छोटे छोटे हल्के हल्के कंक्रीट को बिछा देंगे। क्यों कंक्रीट को बिछा देंगे? ताकि वो जो जल को वहाँ पे हम लोग जमा करके रखेंगे तो उसका धरातल में रिसाव कम हो, और उस पोखर में वो जल की मात्रा बनी रहे, और ताकि हम उसका उपयोग जो है हम खेती के लिए कृषि के लिए कर सकते हैं। ढाल के समकोण पर बांध बनाना तथा खेती को सीढ़ी नुमा बनाना, जिससे जल के अधिक से अधिक जो है उपयोग कर सकते हैं। कहा जाता है जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे कृषि को हम मतलब जो खेतों को मतलब जो ढालनुमा बनाएंगे, ताकि मतलब जो पानी में जो है हम मतलब खेतों को सिंचाई कर सकते हैं। आप देखे होंगे जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ कृषि हमेशा ढालनुमा पे होती है, मतलब थोड़ी सी पानी इसमें दो, इसके पानी बह के इसमें चले जाएंगे, इसके पानी बह के इसमें चले जाएंगे, और कम पानी में जो है खेतों में नमी बनी रहेगी, और हम फसल को जो है तैयार कर सकते हैं। यह एक सत्य है कि प्राकृतिक आपदाओं को घटित होने से हम और आप नहीं रोक सकते हैं। ये बात तो सत्य है कि प्राकृतिक घटनाएं जितनी भी होती है या आपदाएं जितनी भी हो सकती है, उसको घटने से हम आप नहीं रोक सकते हैं। हम सिर्फ पूर्व से सतर्क रह सकते हैं, और सह अस्तित्व से संबंधी हम क्या कर सकते हैं, सतर्क रह सकते हैं, और सह अस्तित्व से संबंधी कार्य को करते हुए बहुत हद तक जो है इसकी तबाही को बचा सकते हैं। हमने क्या जाना है कि जितनी भी आपदाएं हैं वो बहुत ही खतरनाक होती है, और इसका नियंत्रण हमारे आपके हाथ में नहीं होता है। और इसके प्रभावों को तो हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन इसके प्रभावों को कम करने के लिए हमें सतर्क रहना होगा। हमें सह अस्तित्व के लिए जितने भी उपाय हैं उन उपायों को योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा, जिससे इसके प्रभाव जो है हमारे जनजीवन पर जो है कम पड़ सके। ठीक है। अब इसके अतिरिक्त भी सभी प्रकार के प्राकृतिक आपदाओं के लिए कुछ बातें सामान्य रूप से उपयोगी है। जैसे प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी और इससे होने वाली मतलब जो भी हानिकारक होती है, जो प्रभाव होते हैं उसके प्रति जन साधारण को जागृत करना होगा, शिक्षित करना होगा, आपदा शिक्षा को मुख्य धारा से जोड़ना होगा। कहा जाता है इतना ही नहीं, प्राकृतिक आपदा से अगर हमें बचना होगा तो हमें क्या करना होगा, प्राकृतिक आपदा की हमें पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, और इससे होने वाले जितने भी इसके दुष्प्रभाव हैं उसको दुष्प्रभावों को लोगों तक पहुंचाना होगा, उसको जागृत करना होगा, लोगों को शिक्षित करना होगा, आपदा शिक्षा को मुख्य धारा से जोड़ना होगा। जो भी हमारी पढ़ाई है उस पढ़ाई में आपदा के भी चैप्टर को जो है जोड़ने पड़ेंगे, ताकि लोग जो है लोगों को वो परिचित हो सके, लोग उससे और उसके प्रभाव से परिचित हो सके, और उसके प्रबंधन के उसके नियम वो जो उपाय हैं
उसे पता होना चाहिए कि हमें आपदा के समय में क्या करनी है और क्या नहीं करनी है। इसके लिए पूर्व नियोजित योजनाओं पर व्यवहारिक रूप से मतलब जो है कार्य करना आवश्यक होता है। हमें क्या करना होगा, इन सभी के लिए हमें पूर्व से नियोजन बनाने होंगे, तभी जाके हम इन सभी योजनाओं को सफल बना सकते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा देखा गया कि जहां पूर्व नियोजन योजनाएं नहीं है वहां पे अपर्याप्त है, वहां पे आपदाएं अधिक हानि होती है। देखा गया है कि जहां पर जिन क्षेत्रों में पहले से हम लोग प्लानिंग करके नहीं चलते हैं वहां आपदा जो है बहुत अधिक जो है नुकसान पहुंचाती है, वहां सबसे अधिक जो है लोगों को क्षति करती है, ठीक है, जान माल को क्षति करती है। आपदा मानचित्र भी इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कदम है। मानचित्र निर्माण के लिए धरातल पर उपलब्ध सूचनाएं, सुदूर संवेदनाएं तथा भौगोलिक सूचनाएं प्रणाली की सहायता कर सकते हैं। कहा जाता है कि हमें हमें आपदा मानचित्र बनाने होंगे। आपदा मानचित्र का ये अर्थ होता है कि जिन क्षेत्रों में ज़्यादा अधिक आपदा है उन्हें हमें मानचित्र के रूप में दर्शाना होगा, ताकि हमें ये समझ में आए कि आपदा किन किन क्षेत्र में आ सकते हैं और उन क्षेत्रों के बचाव के लिए क्या क्या मतलब साधन हम लोग लगा सकते हैं या क्या क्या हम उपाय कर सकते हैं। वो सारे चीज की जानकारी हम लोगों की होनी चाहिए। तो वो हम आपदा मानचित्र जो जिसको कहते हैं डिजास्टर मैपिंग कहा जाता है, और ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं। अब ये कहा गया है कि सह अस्तित्व की सफलता आपसी सहयोग, गैर सरकारी संगठन, अर्ध सरकारी संगठन जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना, होमगार्ड, नेहरू युवा केंद्र, राष्ट्रीय कैडेट कोर एवं केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग पर निर्भर करता है। कहा जाता है हम जितने भी अस्तित्व कार्य करते हैं वो केवल एक इंसान या एक संगठन के द्वारा नहीं हो सकता है। हमें इसके लिए हमें सहयोग लेना होंगे, जैसे हमें आपसी सहयोग करने होंगे। आपसी सहयोग मतलब वहाँ के स्थानीय लोगों से हमें सहयोग लेना होता है। गैर सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन में आते हैं हमारे एनजीओ, हमें एनजीओ की मदद लेनी होगी। अर्ध सरकारी संगठन का मदद लेना होगा। अर्ध सरकारी संगठन में जैसे होम गार्ड आते हैं, वो होम गार्ड जो हैं उनके मदद लेने होंगे। और जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना होता है उसका मदद लेना होगा। नेहरू होम गार्ड होते हैं, नेहरू युवा केंद्र, राष्ट्रीय कैडेट कोर केंद्र और राज्य सरकार की सहयोग पर जो है निर्भर करता है। हमें कई तरह से सहयोग प्राप्त करेंगे तभी जाके हम जो है इसके लिए हम अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं, अच्छे उपाय कर सकते हैं। कहा जाता है इन संगठनों का सहयोग और पंचायत और ग्रामवासी स्वयं अस्तित्व की योजनाएं बना सकते हैं। इन संगठनों का सहयोग ले सकते हैं और ग्रामवासी जो है, जो मुखिया होते हैं, जो सरपंच होते हैं, उनसे मिलकर जो है हम इसके लिए योजना तैयार कर सकते हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के मतलब स्वयं सेवक आकस्मिक स्थिति में आपदा प्रभावित लोगों के लिए जीवन रक्षक हो सकते हैं। कहा जाता है ये जितने भी कैडेट होते हैं, कैडेट मतलब जो सिपाही होते हैं, कैडेट होते हैं, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवक होते हैं, जो राष्ट्रीय योजना के संगठन है उसके जो स्वयं सेवक होते हैं, जो वो आकस्मिक स्थिति के समय में जो है वो जीवन रक्षक के लिए कार्य कर सकते हैं। और इसी के साथ जो है हमारा ये सह अस्तित्व वाला जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। आप लोग जो है अच्छे से पढ़ते रहें और ये सारे नोट्स जो तैयारी कर लें, और ताकि आप जो है एग्ज़ाम के समय में अच्छे से आप जो है इसको अच्छे से आप एक्सप्लेन करके आओ। आपसे उम्मीद है कि आप एग्ज़ाम में अच्छे करेंगे और इसको बार बार रिवीजन करते रहना। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिया फिर छोड़ दिया। आपके एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन की आवश्यकता है। तो चलिए फिर हम अगले लेक्चर में है मतलब जो इतिहास को लेके आएंगे, इतिहास के पहला चैप्टर की हम शुरुआत करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।